नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 राजस्थान पर। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और सत्ता का महाभारत में सबसे पहले बात उस हाई प्रोफाइल सीट की आज करेंगे जो बीजेपी के लिए साख का सवाल बनी हुई है। ऐसे में खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मशहूर अभिनेत्री कंगना रनौत के लिए मंडी के मैदान में उतर गए और इस दौरान उन्होंने कंगना की तारीफ में जमकर कसीदे पढ़े, उनकी मीराबाई से लेकर लक्ष्मीबाई तक से तुलना की। रिपोर्ट देखिए। हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट पर मुकाबला किंग बनाम क्वीन का है। कांग्रेस की तरफ से हिमाचल सरकार में मंत्री और वीरभद्र सिंह के बेटे विक्रमादित्य सिंह हैं, तो बीजेपी की ओर से मशहूर अभिनेत्री कंगना रनौत दमखम दिखा रही है, जिनके लिए बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और सनातन के सच्चे पुजारी योगी आदित्यनाथ प्रचार करने मैदान में उतरे। हिमाचल की इस लड़की ने, देखिए, उसमें मीराबाई की भक्ति है, उसमें महारानी पद्मिनी का तेज है और विरोधियों से जूझने के लिए महारानी लक्ष्मीबाई का शौर्य और वीरांगना का भाव भी है। आपने देखा होगा कांग्रेस को और उद्धव ठाकरे की सरकार को कैसे सड़कों पर ला करके पानी पिलाने के लिए मजबूर कर दिया था इन्होंने मुंबई में। तब लोग पूछते थे कि कंगना रनौत कौन है। तब यहां से जयराम ठाकुर जी का बयान आया था, कहा कि हमारी यहां की बेटी है और अगर कोई कुछ बाल बाका भी करेगा यहां की दूर भूमि खड़ी हो जाएगी। मंडी में चुनाव का शोर है तो प्रचार का जोर है। इस सीट की खास बात यह है कि ये कभी कांग्रेस तो कभी बीजेपी के खाते में जाती रहती है। मंडी सीट पर अब तक 17 बार लोकसभा चुनाव और 3 बार उपचुनाव हो चुके हैं। इसमें 13 बार राज परिवार के सदस्यों ने जीत दर्ज की है, लेकिन बीते 3 चुनाव में बीजेपी को 2 बार और कांग्रेस को 1 बार जीत मिली है। और इस बार बीजेपी का दावा है कि कंगना रनौत की वजह से जीत मिलेगी। क्यों एक ऐसे प्रत्याशी को टिकट दिया जिनके ऊपर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह उनके इस नजरिए से आज स्वयंसेवक के लोग, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग भी उस चीज को उठा रहे हैं। तो ये चिंतन का विषय है। क्या भाजपा के पास और कोई अच्छा प्रत्याशी नहीं था? मेश्वर सिंह जी नहीं थे, ब्रिगेडियर कौशल ठाकुर नहीं थे या और ऐसे लोग नहीं थे? तो ये चिंतन उनको करना है। मगर जहां तक हमारी बात है, हम एक पॉजिटिविटी के साथ, सकारात्मकता के साथ और हिमाचल प्रदेश को और मंडी संसदीय क्षेत्र को देश का सर्वश्रेष्ठ क्षेत्र बनाने की ओर अग्रसर है। देखिए, मैं इस तरह के जो भी हैं, मुझे लगता है कि इस तरह के जो अभद्र टिप्पणियां जो वो कर रहे हैं और बार बार जिस तरह की बातें कर रहे हैं, भगवान उनको खुद ठिकाने लगाएगा और जिस तरह से पता चल जाएगा 4 जून को कि किसको भगवान का आशीर्वाद मिला है मंदिरों में और किसको जो है वहां से जो है वो फटकार पड़ी है। ये 4 जून को पता चल जाएगा। यानी क्वीन बनाम किंग की इस लड़ाई को और दिलचस्प बनाने के लिए खुद सीएम योगी ने मोर्चा संभाला है और हिमाचल की मंडी में उन मुद्दों को उठाया है जिससे 80% वोट बैंक को साधा जा सके। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी कहते कि हम मिलकर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन पंजाब में उनकी सरकार है, पंजाब में दोनों एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं। देश के अंदर टीएमसी और कांग्रेस कहती है कि हम मिलकर के चुनाव लड़ेंगे, लेकिन बंगाल में जहां टीएमसी की सरकार है वहां एक दूसरे को गाली दे रहे हैं। ऐसे ही हर राज्य में इनके हाल है। और इनका घोषणा पत्र, कांग्रेस का घोषणा पत्र तो ऐसे लगता है जैसे मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र हो। मंडी संसदीय सीट देश की दूसरी सबसे बड़ी और काशी के बाद दूसरी सबसे हॉट सीट है। यहाँ महंगाई, बेरोजगारी, पर्यटन विस्तार, बेहतरीन सड़क सुविधा जैसे मुद्दे चुनाव का रुख बदल सकते हैं। लेकिन चुनाव प्रचार के आखिरी दिन जैसे ही सीएम योगी ने मोर्चा संभाला, लड़ाई राम भक्त और रामद्रोहियों के बीच हो गई। अब इंतजार 4 जून का है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। तो पीएम मोदी का ध्यान शुरू होने के साथ ही विपक्ष के हमले भी अब तेज हो गए हैं। इंडिया गठबंधन प्रधानमंत्री के ध्यान करने पर उनका मजाक उड़ा रहा है। ये रिपोर्ट देखिए।
प्रधानमंत्री कन्याकुमारी में एकांत में जाकर ध्यान में लीन हो गए और इधर विपक्ष के आरोपों का शोर बढ़ गया। कांग्रेस से लेकर टीएमसी, आरजेडी और समाजवादी पार्टी आरोप लगा रही है कि चुनाव प्रचार थमने के बाद पीएम के ध्यान कार्यक्रम से उनका प्रचार ही हो रहा है। इसीलिए कांग्रेस चुनाव आयोग से शिकायत भी कर चुकी है। कहीं तपस्या के लिए दूर चले गए हैं, क्योंकि उन्हें भी तो कहना है आखिरी में जब परिणाम नहीं आएगा कि हमारी तपस्या में कुछ कमी रह गई थी। मार्केटिंग करने जा रहे हैं, फोटो खिंचवाने जा रहे हैं, शूटिंग करने जा रहे हैं। पिछले बार गुफा में बैठ के फोटो खिंचवा रहे थे, इस बार कन्याकुमारी जा रहे हैं। तो प्रधानमंत्री जी से निवेदन है कि मीडिया और कैमरा पे प्रतिबंध लगाएं और जाइए, जो ध्यान करना कीजिए, ध्यान में बाधाओं को बतलाइए। ये भी उनके प्रचार का एक नया तरीका है। अगर प्रधानमंत्री को जाना था तो मीडिया पर पाबंदी लगानी चाहिए थी, लेकिन मेरी इत्तला है कि बाकायदा वहाँ पे मीडिया के लिए अलहदा से जगह तय की गई है, वहाँ पर मीडिया मौजूद रहेगा। क्या मीडिया की मौजूदगी में मेडिटेशन हो सकता है? दुनिया का कोई भी आदमी किसी की मौजूदगी में मेडिटेट नहीं कर सकता। मगर बीजेपी और उसकी साथी पार्टियां विपक्ष के विरोध को उसकी बौखलाहट और हिंदू विरोधी करार दे रही हैं। मैं कह रही हूँ ये लोग भौखला गए हैं, इनका मानसिक संतुलन बिगड़ गई है। तो ये लोग समझ नहीं पा रहे कि मोदी जी को क्या कर रोके। क्या हमने तो कभी किसी से नहीं कहा है क्या मस्जिद मत जाओ, आप दरगाह मत जाओ? हमने तो नहीं कहेंगे, ना कहा है न कहेंगे। तो कांग्रेस का जो विरोध है वो धर्म विरोधी है, अध्यात्म विरोधी है, स्वामी विवेकानंद का विरोध कर रहे हैं ये, और हिंदू धर्म की आस्थाओं और परंपराओं का तो विरोध कर ही रहे हैं। अयोध्या के हरिधाम गोपाल मंदिर के जगत गुरु राम दिनेश आचार्य ने भी विपक्ष के विरोध को गलत ठहरा दिया। आध्यात्मिक यात्रा पर मोदी जी सदैव जाते रहे हैं, वहाँ से सकारात्मक ऊर्जा लेकर के भारतीय उत्थान के लिए वो समर्पित करते हैं। इसका विरोध करना एक मूर्खतापूर्ण कार्य है और इसका कोई विरोध नहीं होना चाहिए। संस्कृति का ये देश है और उसका विरोध करके और ये अपनी जड़ में मट्ठा डालने का काम कर रहे हैं। चुनाव प्रचार खत्म हो चुका है, मगर प्रधानमंत्री के ध्यान में जाने को लेकर बीजेपी और विपक्ष के बीच नई सियासी लड़ाई शुरू हो चुकी है। और चलिए बात करेंगे कर्नाटक की, जहां पर कर्नाटक सेक्स स्कैंडल के मुख्य आरोपी सांसद प्रज्वल रेवन्ना को एसआईटी ने गिरफ्तार कर लिया है। जर्मनी से भारत पहुंचने पर बेंगलुरु एयरपोर्ट पर फ्लाइट लैंड होने के साथ ही कुछ देर बाद एसआईटी की तरफ से प्रज्वल की गिरफ्तारी की गई है। यौन शोषण मामले में प्रज्वल रेवन्ना गिरफ्तार। 34 दिन बाद जर्मनी से लौटते ही हुई गिरफ्तारी। बेंगलुरु एयरपोर्ट से एसआईटी ने किया गिरफ्तार। आखिरकार 34 दिनों के इंतजार के बाद जेडीएस के निलंबित सांसद प्रज्वल रेवन्ना बेंगलुरु पुलिस के हत्थे चढ़ ही गए। जर्मनी से लौटे प्रज्वल रेवन्ना ने जैसे ही देश की धरती पर कदम रखा, उन्हें बेंगलुरु पुलिस की एसआईटी यानी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने गिरफ्तार कर लिया। प्रज्वल रेवन्ना की यह गिरफ्तारी यौन शोषण के आरोपों के मामले में हुई है। बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर उन्हें सीधे सीआईडी ऑफिस ले जाया गया। एक दिन पहले ही बेंगलुरु की एक अदालत ने बलात्कार और यौन शोषण के मामले में प्रज्वल रेवन्ना की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी थी। पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा के पोते प्रज्वल रेवन्ना की मुश्किलें गिरफ्तारी के बाद और बढ़ गई हैं। दरअसल यौन उत्पीड़न का आरोप लगने के 6 दिन बाद और हसन लोकसभा सीट पर वोटिंग एक दिन बाद यानी 27 अप्रैल को ही प्रज्वल रेवन्ना ने देश छोड़ दिया था। रेवन्ना ने अपने राजनयिक पासपोर्ट पर म्यूनिख के लिए उड़ान भरी थी। हालांकि अपनी वापसी की जानकारी प्रज्वल रेवन्ना ने एक वीडियो संदेश जारी कर दे दी थी। 27 मई को जारी किए गए उस वीडियो संदेश में रेवन्ना ने कहा था कि वो 31 मई को सुबह 10 बजे जांच में मदद के लिए पुलिस के सामने पेश होंगे। रेवन्ना ने जर्मनी के म्यूनिख से बेंगलुरु तक के लिए लुफ्थांसा एयरलाइंस की टिकट बुक की थी, जिसकी जानकारी बेंगलुरु पुलिस को मिल चुकी थी। इसलिए एसआईटी एयरपोर्ट पर निगरानी में जुटी थी और जैसे ही प्रज्वल रेवन्ना एयरपोर्ट पहुंचे, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया।
प्रज्वल रेवन्ना के विदेश भागने से विपक्ष जेडीएस पर लगातार हमलावर था। इसलिए 23 मई को जेडीएस प्रमुख और पूर्व प्रधानमंत्री एस डी देवेगौड़ा ने उन्हें कड़ी चेतावनी दी थी। उन्होंने प्रज्वल को फौरन भारत वापस लौटकर आरोपों का सामना करने की हिदायत दी थी। देवेगौड़ा ने कहा था कि वो प्रज्वल से अपील नहीं कर रहे हैं, बल्कि चेतावनी दे रहे हैं कि प्रज्वल जहां भी हैं वापस आए और पुलिस के सामने सरेंडर करें। अगर ऐसा नहीं किया तो उन्हें परिवार से अलग कर दिया जाएगा। सीबीआई ने प्रज्वल के खिलाफ ब्लू कॉलर नोटिस जारी किया था। इसके अलावा कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने 22 अप्रैल और 1 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस मामले में पत्र लिखकर प्रज्वल रेवन्ना का राजनयिक पासपोर्ट रद्द करने की अपील की थी और उन्हें भारत वापस लाने में पीएम की मदद मांगी थी। और इसी बीच बड़ी खबर आ रही है राजधानी जयपुर से। सबसे बड़ी खबर, चुनावी नतीजों पर बीजेपी कल महामंथन करने जा रही है। प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी आने वाले नतीजों पर फीडबैक लेंगे। लोकसभा उम्मीदवार इस बैठक में शामिल होंगे। लोकसभा सीटों के प्रभारी मोर्चों के अध्यक्ष भी बैठक में होंगे और इस मीटिंग में वोटिंग प्रतिशत से किसे नफा नुकसान हुआ है उस पर विस्तार से चर्चा होगी। नेता पार्टी को फीडबैक देंगे इन चुनावों को लेकर के। लोकसभा सीटों के प्रभारी मोर्चों के अध्यक्ष, प्रदेश पदाधिकारी बैठक में मौजूद होंगे। वोटिंग प्रतिशत से किसे नफा नुकसान होगा इसे लेकर के फीडबैक पार्टी लेगी। प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी ने कहा है कि बीजेपी प्रदेश के सभी सीटों पर जीत हासिल करेगी। तो 4 तारीख को नतीजे घोषित होंगे। उससे पहले भारतीय जनता पार्टी के खेमे में 1 तारीख को 1 जून को बड़ी बैठक होने जा रही है। तो वहीं तंबाकू से होने वाले कैंसर से कई परिवार बर्बाद हो गए। तंबाकू के इस्तेमाल की शुरुआत शौकिया तौर पर होती है, लेकिन आदत बनने के बाद इसे छोड़ना काफी मुश्किल हो जाता है। अब एक रिसर्च में यह सामने आया कि साइकोथेरेपी की मदद से इसे आसानी से छोड़ा जा सकता है। आखिर ये रिसर्च क्या है, रिपोर्ट में देखिए। सेहत के लिए तंबाकू के खतरे को जानते हुए भी दुनिया भर में बड़ी संख्या में लोग किसी न किसी रूप से तंबाकू का सेवन करते हैं। तंबाकू का कोई भी उत्पाद कैंसर जैसी गंभीर बीमारी का कारण बन सकता है। इसे छोड़ने की लोग कोशिश करते हैं, लेकिन अक्सर ऐसा हो नहीं पाता। ऐसे लोग साइकोथेरेपी की मदद से इस लत से छुटकारा पा सकते हैं। इस थेरेपी की खास बात है कि इसमें कोई भी दवा लेने की जरूरत नहीं पड़ती। जयपुर के भगवान महावीर कैंसर हॉस्पिटल के टोबैको सेशन क्लिनिक यानी कि TCC का शोध सामने आया है कि 3 महीने की साइकोथेरेपी की मदद से इस आदत को छोड़ा जा सकता है। इस शोध में राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, बिहार, गुजरात, पश्चिम बंगाल और नेपाल के 878 लोगों को शामिल किया गया था। 5 साल तक चली इस रिसर्च में तंबाकू के आदी लोगों को 3 महीने तक साइकोथेरेपी दी गई। इन लोगों के 1 साल के फॉलोअप के जरिए तंबाकू की लत को आसानी से छोड़ते हुए देखा गया। टोबैको सेशन क्लिनिक में 2019 में हमने एक रिसर्च स्टार्ट की थी, जिसमें अलग अलग राज्यों से, जिसमें से राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश आदि सहित 8 राज्यों से हमने 878 पेशेंट्स लिए थे। तो उनके साथ में हमने जब शोध किए तो बहुत सारे अलग अलग चीज़ें हमारे सामने आई, जिनके साथ में उन लोगों के साथ में हमने साइकोथेरेपेटिक सेशंस जो कि डी एडिक्शन के लिए हमने स्टार्ट किए। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के अनुसार 27% कैंसर का कारण तंबाकू है। इसके साथ ही तंबाकू के सेवन से धमनियां कमजोर होने लगती हैं और हार्ट डिजीज और स्ट्रोक हो जाता है। 50 से 60% मरीज जो कैंसर के पेशेंट हमारे हॉस्पिटल में आते हैं वो सब तंबाकू की वजह से कैंसर होता है उनको, जिसमें मुख्य कैंसर है मुंह के गले के कैंसर, फेफड़े के कैंसर, खाने की नली के कैंसर, ब्लैडर कैंसर, रेक्टल कैंसर और स्टमक कैंसर। इसके अलावा हृदय की धमनियां और स्ट्रोक, ब्रेन स्ट्रोक होने की संभावना तंबाकू की वजह से बढ़ जाती है। हर साल केवल एक दिन नो टोबैको डे मनाने से कैंसर के खिलाफ जंग नहीं जीती जा सकती। जरूरी है कि लोगों को जागरूक करने के साथ ही सरकार तंबाकू के बेचने और खरीदने पर लगाम लगाने के लिए सख्त कदम उठाए,
ताकि नई पीढ़ी को इसकी चपेट में आने से बचाया जा सके। जयपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए महेश दाधीच की रिपोर्ट। तो आपने कई बार बच्चों को और कभी कभार बड़ों को भी मिट्टी खाते देखा या सुना होगा, लेकिन क्या आपने कभी किसी को बाल खाते देखा है या फिर सुना है? एक महिला जो गंभीर बीमारी से ग्रसित थी, उस बीमारी में उसे बाल खाने की लत लग गई और ये ऐसी लत लगी, ऐसी आदत की वो 2.5 किलो बाल खा गई और उसे इसका एहसास तक नहीं हुआ। ऐसा कैसे हो सकता है? आखिर ये बीमारी कौन सी है और इसमें लोग बाल क्यों खाते हैं? ये बीमारी कैसे होती है, आपको जानना बेहद जरूरी है। वो इस रिपोर्ट में देखिए। सतना के चित्रकूट की जानकी कुंड चिकित्सालय में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया। एक 25 वर्षीय महिला जिसे तरह तरह के बाल खाने का अजीबो शौक लग गया, लेकिन यही शौक महिला के लिए जानलेवा बन गया। एक दिन अचानक उसके पेट में दर्द उठता है। जब वो इलाज के लिए पहुंचती है तो पता चलता है कि उसे ट्राइकोबेजोर नाम की बीमारी है। इस बीमारी में महिला बाल खाने लगती है। महिला को ये बीमारी तब हुई जब वो दूसरी बार प्रेग्नेंट हुई। इस बीमारी में महिला को बाल खाने की आदत लग गई और फिर वो रोजाना बाल खाने लगी। ये जो केस होता है, इसमें क्या है, महिलाएं बाल खाती हैं और जिसको कि अपन ट्राइकोबेजोर बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि जो महिलाएं होती है वो या तो कम उम्र की यंग लेडीज में ये कॉमन प्रॉब्लम होती है और किसी को यदि साइकेट्रिक कुछ मानसिक बीमारी होती है, उस कंडीशन में ये लोग बाल खाते हैं। ये बीमारी इतनी खतरनाक है कि इसमें जान तक जा सकती है। महिला अपने दूसरे बच्चे को जन्म दी और उसके बाद बाल खाने की लत छूट गई। एक दिन अचानक से महिला के पेट में दर्द उठता है। जब महिला डॉक्टर के पास पहुंचती है तो जांच हुई, जिसके बाद पता चला कि उसके पेट में अमाशय में करीब 2-2.5 किलो तक का बाल गुच्छा अटका हुआ है, जिसके कारण महिला को लगातार उल्टियां हो रही थी और खाना भी नहीं खा पा रही थी, जिसके बाद सीटी स्कैन में पता चला खाने की बाल खाने की इच्छा होती थी। तो ये क्या करती थी कि अपने भी बाल खाती थी और आसपास में जितने भी बाल पड़े होते थे तो वो खाना खाना शुरू कर देती थी। जब पूरा बच्चा हो गया उसके बाद उसने खाना बंद कर दिया और उसके बाद उसको पेट में दर्द होने लगा, जिसके लिए वो आदमी बांदा में दिखाने गई। तो उसके बाद उसका अल्ट्रासाउंड हुआ, उससे भी पता नहीं चला। बाद में जब सीटी स्कैन कराया गया तब पता चला। जब यहाँ जानकी कुंड हॉस्पिटल में आए तो फिर यहाँ पे ऑपरेशन। हालांकि महिला अब स्वस्थ है, लेकिन ऐसी बीमारियों से हमें सावधान रहने की जरूरत है। ये अच्छी बात है कि महिला ने समय रहते ही जांच करवाई और बीमारी का पता चल गया, वरना कोई बड़ा हादसा हो सकता था। तो वहीं जम्मू कश्मीर के अखनूर में श्रद्धालुओं से भरी हुई एक बस खाई में गिरने से 5 बच्चों समेत 22 श्रद्धालुओं की मौत होने की दुखद खबर है। ये सभी उत्तर प्रदेश के हाथरस के थे और इस हादसे में 30 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। फिलहाल मामले की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए गए हैं और पीएमओ की तरफ से मरने वाले लोगों के परिवारों को 2-2 लाख रुपए की मदद देने का ऐलान किया गया है। रिपोर्ट देखिए। जम्मू कश्मीर में उस वक्त हाहाकार मच गया जब जम्मू के अखनूर इलाके में तीर्थ यात्रियों से भरी एक बस 150 फीट गहरी खाई में जा गिरी। जानकारी के मुताबिक बस में 60 तीर्थयात्री सवार थे जो उत्तर प्रदेश के हाथरस से शिवखोड़ी दर्शन के लिए जा रहे थे, लेकिन जम्मू और राजौरी को जोड़ने वाले हाईवे से गुजरने के दौरान वो बस बेकाबू होकर 150 फीट गहरी खाई में जा गिरी। खाई में गिरने की वजह से बस के परखच्चे उड़ गए। हादसा इतना जबरदस्त था कि बस की टक्कर से एक बड़ा पेड़ बीच से टूटा हुआ नजर आया। और तस्वीरों में आप देखिए किस तरीके से ये जो जम्मू राजौरी राष्ट्रीय राजमार्ग है, यहाँ पर लोगों का भी जमावड़ा देखा जा रहा है। हालांकि बहुत बड़ा दर्दनाक हादसा हुआ है। ये यात्री करने तो जा रहे थे बाबा शिव के दर्शन, लेकिन रास्ते में ही बस जो है वो गहरी खाई में गिर गई। कहा यह जा रहा है कि नियंत्रण जो था वो ड्राइवर खो चुका था, जिसकी वजह से ये गहरी खाई में बस गिर गई, जिसके बाद ये हादसा पेश आया है और एक बड़ा हादसा है। हालांकि जम्मू कश्मीर पुलिस हो या ट्रैफिक पुलिस के अधिकारी हो, वो खुद यहाँ पर जो एसडीआरएफ की टीम के साथ उन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन में भाग लिया है। इस भीषण हादसे के बाद वहां चीख पुकार मच गई, क्योंकि उस बस में 60 तीर्थयात्री सवार थे जो उत्तर प्रदेश के हाथरस से दर्शन करने के लिए शिवखोड़ी जा रहे थे।
लेकिन बीच रास्ते में ही उनकी बस हादसे का शिकार हो गई। इसके बाद फौरन वहां बचाव अभियान शुरू किया गया। एनडीआरएफ और पुलिस के जवान के अलावा आसपास रहने वाले लोग घायलों को खाई से निकालने में जुट गए। कई घंटों तक वहां बचाव अभियान चलाकर घायलों को इलाज के लिए जीएमसी अस्पताल पहुंचाया गया, जिनमें कई लोगों की हालत गंभीर बताई गई। वहीं बीजेपी नेता रविंदर रैना ने जीएमसी अस्पताल जाकर घायलों का हालचाल भी जाना। जम्मू के मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में घायलों का उपचार चल रहा है। ये बहुत ही कष्टदायक, दुखदायक, पीड़ादायक, दिलदोष वाकया पेश आया है। जिन लोगों की इस हादसे में। तो चलिए इसी के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज़ 18 राजस्थान।